हाय एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कि CAPF-AC 2024 में फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चन को हम लोग विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ आज कवर करने वाले हैं। सिंगल पूरा डिटेल सॉल्यूशन के साथ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे और इसका जो PDF है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर 2024 में जितना भी फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे हर एक सिंगल को क्वेश्चन को डिटेल सॉल्यूशन के साथ कवर करते हैं, ठीक है। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सॉलिस्टिक्स एन इवेंट है दैट अकर व्हेन द सन अपीयर टू ईच मोस्ट नदरली और फिर सदरली इज करेक्ट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बेसिकली यहाँ पे सॉलिस्टिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज कर लो और अपने लेवल में ट्राई करना, ठीक है। बाकी हम लोग इसको सॉल्व तो करेंगे ही करेंगे। देखो सॉलिस्टिक क्या होता है, पहली बात तो इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर दे दिए हैं, ठीक है। सॉलिस्टिक एक्चुअली एक इवेंट होता है जो कि साल में 2 बार इसको किए जाते हैं, मतलब साल में 2 बार होता है, एक इवेंट है। क्या इवेंट है कि देखो साल में 2 बार क्या होता है कि जो अर्थ है, जो एक्सियल टिल्ट है, तो जो नदन पोल है ना, जो नदन पोल है ये एक्सट्रीमली या तो सन की तरफ झुक जाते हैं या फिर एक्सट्रीमली जो है सन से अवे हो जाते हैं। ये इवेंट है जिसे हम लोग सॉलिस्टिक बोलते हैं। तो 2 सॉलिस्टिक हम लोग कवर करेंगे, एक होता है विंटर सॉलिस्टिक और एक होता है समर सॉलिस्टिक्स। क्लियर है? तो चलो सबसे पहले आई होप कि आंसर यहाँ पे टिक मार्क कर लिए होंगे, क्योंकि फैक्ट्स के बेस में क्वेश्चन है ये कि विंटर सॉलिस्टिक कब पड़ता है, समर सॉलिस्टिक कब पड़ता है, इसी के बेस में। तो देखो सबसे पहले जो सॉलिस्टिक्स हैं इसका फिनोमेना को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो ये हो गया सन, ठीक है, ये हो गया सन। अब देखो और ये हो गया अर्थ। अब हमें ये पता है कि जो अर्थ है अपने एक्सिस में 23.5 डिग्री यहाँ पे झुका हुआ है। तो ये है एक्सिस, हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। तो सन का रेडिएशन जहाँ तक जा पाएंगे उसमें क्या होगा, दिन होगा, है ना, प्रकाश जा रहा है। लेकिन जिस एरिया में सन का रेडिएशन नहीं जा पा रहा है वहाँ पे नाइट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सपोज एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये एक लाइन है जहाँ पे इस एरिया में जो है इस साइड बात करोगे तो सन का रेडिएशन जा रहा है, मतलब यहाँ पे दिन है, और इस साइड देखोगे तो यहाँ पे पूरा अंधेरा है, मतलब रात है। तो एक फिनोमेना ऐसे आता है जब अर्थ जो है रिवॉल्यूशन करता है सन के अराउंड, तो एक फिनोमेना अपने को देखने को मिलता है जहाँ पे शॉर्टेस्ट डे होता है लेकिन लॉन्गेस्ट नाइट देखने को मिलता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विंटर सॉलिस्टिक बोलते हैं। क्लियर है? विंटर सॉलिस्टिक बोलते हैं। बाकी थ्योरी के फॉर्म में आगे लिखा हुआ है। तो नदर्न हेमिस्फीयर में जाओगे, ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर में जाओगे तो विंटर कंसीडर करते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में जाओगे तो इसको समर कंसीडर करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक साइड जो है पूरा क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, रेडिएशन आ रहा है, लेकिन एक साइड जो है रेडिएशन नहीं आ रहा है, सन का रेडिएशन मतलब सन का प्रकाश। तो इसको हम लोग विंटर सॉलिस्टिक बोलते हैं। क्लियर है? और विंटर सॉलिस्टिक कब आते हैं? 22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर को जो है विंटर सॉलिस्टिक पड़ता है, ठीक है। अब जो है सन यहाँ पे है, अब सन जो है रोटेट कर रहे हैं, है ना, रोटेट करने के साथ साथ अर्थ के साथ जो है रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। अब यही जो सन है अब यहाँ पास आ जाएगा एक समय के बाद, ठीक है। एक समय के बाद ये जो सन है, एक सेकेंड ना मार्कर ले लेते हैं, ठीक। तो एक समय के बाद क्या होगा, ये जो सन है ये यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, है ना। तो ये रिवॉल्यूशन करते हुए यहाँ आ गया और इसका एक्सेल टिल्ट 23.5 झुका हुआ है। अब यहाँ पे आएगा तो क्या होगा कि सन का जो रेडिएशन है डायरेक्टली इक्वेटर में आते हैं, ठीक है। सन का रेडिएशन डायरेक्टली इक्वेटर में पड़ता है। तो इक्वेटर में पड़ने के साथ इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इक्विनॉक्स देते हैं। क्लियर? इसको हम लोग बोलते हैं इक्विनॉक्स। समझ आ गया? फिर अब ये जो है रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेट करते हुए अब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। ये 23.5 यहाँ पे टिल्टेड हुआ है। अब यहाँ पे भी एक फिनोमेना देखने को मिलेगा जहाँ पे सन का रेडिएशन डायरेक्टली जा रहा है ना, वहाँ पे सबसे हमें लंबा दिन देखने को मिलेगा, लेकिन रात यहाँ पे छोटा देखने को मिलेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समर सॉलिस्टिक बोलते हैं, ठीक है। दिन यहाँ पे लंबा देखने को मिलेगा। देखो जो विंटर सॉलिस्टिक पढ़े हैं यहाँ पे दिन छोटा था, लेकिन समर सॉलिस्टिक में दिन हमें बड़ा दिखाई देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ जो है टिल्ट हो रहा है ना,
सन के तरफ टिल्ट हो रहा है। क्लियर? ये कब पड़ता है? ये पड़ता है 21 जून को। ठीक, अब सन, ये जो अर्थ है फिर रिवॉल्व करेंगे, है ना, रोटेशन कर रहे हैं। अब ये सन जो है यहाँ पास आ गया। ठीक है, रिवॉल्यूशन करते हुए यहाँ पास आ गया। ये हो गया 23.5। अब इस पोजीशन में क्या होता है कि जो सन का रेडिएशन है डायरेक्टली फिर से एक बार जो है अर्थ में पड़ते हैं, मतलब इक्वेटर में पड़ते हैं। तो ये फिर क्या हो गया, इसे हम लोग फिर से बोलेंगे इक्विनॉक्स। क्लियर है? ये कब आता है? 23 सितंबर को आता है। समझ आ गया? अब ये जो है पूरा एक फिनोमेना है जब अर्थ जो है रिवॉल्यूशन करता है सन का, और इसी के रेस्पेक्ट में क्या हो, हमें सीजन चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो आंसर है कि सॉलिस्टिक्स इवेंट में कि विंटर सॉलिस्टिक्स टेक प्लेस ऑन जून। विंटर, जून में विंटर होता है क्या? ये तो कॉमन सेंस से लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। देखो, विंटर सॉलिस्टिक्स टेक प्लेस ऑन 21 दिसंबर इन बोथ नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में एक साथ विंटर सॉलिस्टिक्स कैसे आएगा? विंटर कैसे होगा? एक में विंटर होगा तो एक में सदर्न होगा। ठीक है, एक साथ फिनोमेना देखने को नहीं मिलता है। क्लियर है? देखो, ये जो है अर्थ है, ठीक है, यहीं पे समझ लो, ये जो अर्थ है ये एक्सियल टिल्ट है, झुका हुआ है। तो जहाँ तक प्रकाश जाएगा वहाँ तक तो दिन होगा ना, और जहाँ तक नहीं जा पाएगा वहाँ पे रात होगा। अब बोलोगे कि एक साथ दिन होगा, तो ऐसे पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। यही चीज़ यहाँ पे बोले हैं बी ऑप्शन में, तो ये रॉन्ग है। फिर समर सॉलिस्टिक्स अकर इन 21 जून एंड दिसंबर 21 इज अ सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि समर सॉलिस्टिक जो है नदर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को पड़ता है और सदर्न हेमिस्फीयर में 21 दिसंबर को पड़ता है। ठीक है, डी ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है। समझ आ गया? पूरा डिटेल में यहाँ पे बता दिया हूँ। ठीक है, तो 9 का सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वही चीज़ जो बताया हूँ यही लिखा हुआ है यहाँ पे। 31st क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रोटेशन ऑफ अर्थ। दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे होते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट जिसे हम लोग बोलते हैं रिवॉल्यूशन, और एक कॉन्सेप्ट जिसे हम लोग बोलते हैं रोटेशन। देखो, ये जो है अर्थ है जब अपने एक्सिस में, ठीक है, डायरेक्शन बताओ तो वेस्ट से ईस्ट में अपने एक्सिस में, एक्सिस किसको बोलते हैं? ये जो है 23.5 डिग्री टिल्टेड है। तो इसको हम लोग बीच से अगर एक सीधी डंडी खींच दे, है ना, मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर दे, उसको एक्सिस कवर कर रहे हैं, एक्सिस बोल रहे हैं। तो जब अपने एक्सिस में जो है रिवॉल्यूशन, अपने एक्सिस में जब घूमते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो अर्थ है ये सन के चारों तरफ चक्कर भी लगाते हैं। तो सन के जब चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो इसका हम लोग क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है? तो दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता होना चाहिए। चलो फिर इस ऑप्शन को एक बार ट्राई करो और आंसर तक पहुँचना है। चलो फिर ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि सिंस द अर्थ रोटेट बाई 15 डिग्री ईच आवर, टाइम जोन नॉर्मली डिफर बाई 1 आवर। सही है क्या? ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। कैसे सही होने वाला है? क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता है कि 360 डिग्री है ना, 360 डिग्री जो है पूरा अर्थ जो है रोटेट करते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जो है 1 आवर में कितना डिग्री रोटेट कर लेते हैं? 15 डिग्री रोटेट करते हैं। ठीक है, 1 डिग्री जो है रोटेट करने में इसे 4 मिनट का समय लगता है। जो अर्थ रोटेट करता है अपने एक्सिस में, तो इसे 1 डिग्री जब रोटेट करते हैं तो 4 मिनट लग जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट से जो है 15 डिग्री घूमने में इसे 1 घंटे का समय लगता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है कि एट द इंटरनेशनल डेट लाइन द कैलेंडर डे चेंज एडवांसिंग अ डे फॉर ईस्टवर्ड बोला हुआ है। ये ऑप्शन गलत है। देखो, ईस्टवर्ड जाओगे तो एक दिन यहाँ पे कम होगा। ठीक है, देखो ये जो है इंटरनेशनल डेट लाइन है। ठीक है, IST इंटरनेशनल डेट लाइन, अगर यहाँ पे मंडे पड़ रहा है, ये वेस्ट साइड हो गया, है ना, और ये हो गया ईस्ट साइड। नहीं, अच्छा, इसके डायरेक्शन से हम लोग कवर करते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट रहने वाले। ठीक है, ये हो गया ईस्ट साइड और ये हो गया वेस्ट साइड। ठीक है, तो जब हम लोग ईस्ट साइड जाते हैं, तो हमें कमी देखने को मिलता है। कैसे? यहाँ पे जैसे कि वेस्ट साइड में अगर मंडे है तो यहाँ पे संडे पड़ने वाले हैं। ठीक है, तो बोलने का मतलब है कि जब लोग हम जो है
अगर ईस्ट साइड जा रहे हैं इंटरनेशनल डेट लाइन से तो एक दिन पीछे होते हैं, और वेस्ट साइड जाते हैं तो एक दिन हम आगे हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है। तो देखो अगर यहीं पे अगर कॉन्सेप्ट पता हो तो क्लियरली कर लेंगे, लेकिन अगर वही कन्फ्यूज़न की स्थिति हो तो यहाँ पे हम लोग गलत हो के भी यहाँ पे सही टिक मार्क कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे ईस्ट वर्ड एडवांस लिखा हुआ है और जो है वेस्ट वर्ड को ड्रॉपिंग लिखा हुआ है, मतलब बैकवर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट यहाँ पे है। फिर थर्ड ऑप्शन है कि डे नाइट सेविंग टाइम एडवांस दी क्लॉक बाई 1 आवर। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। कैसे? देखो एक दिन में मतलब सन जो रोटेट करता है कितना टाइम में रोटेट करता है? 24 आवर। ये हम लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इसका टाइम देखोगे तो 23 आवर 56 मिनट यहाँ पे होता है। ये इसका एग्जैक्ट टाइम है। तो इसमें कितना बच गया? 4 मिनट यहाँ पे बच रहा है। तो 4 मिनट ऐसे ऐसे होके है ना, ये पूरा 1 आवर का टाइम ले लेते हैं। इसलिए जब हम लोग 4 साल में देखेंगे कि जो फरवरी का मंथ है ये 29 होता है। क्यों 29 होता है? यही जो 4 मिनट है पूरा 4 साल में पूरा 1 डे का फॉर्म कर लेते हैं, है ना। 1 डे पूरा बन जाते हैं, मतलब 24 आवर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये लॉजिक है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन है कि द मून रोटेट एंड रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन द सेम डायरेक्शन दैट अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। ये बिल्कुल सही है। जो मून है वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, फिर जो सन है वो अपने एक्सिस में भी वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट करते हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो 1, 3, 4 कौन सा ऑप्शन यहाँ पे है? 1, 3, 4 जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो रोटेशन बेस्ड क्वेश्चन है। रोटेशन से डे और नाइट चेंज होते हैं, ये भी याद रखना। और रिवॉल्यूशन से सीजन चेंजेस होते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, जब रोटेट होता है, रोटेशन होता है अर्थ, तो यहाँ पे डे और नाइट ये चेंजेस देखने को मिलता है। जब ये रिवॉल्व होता है, रिवॉल्व कहाँ होता है? सन के अराउंड, तो यहाँ पे हमें सीजन चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट हैं, यहाँ से बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइप ऑफ विंड। देखो डिफरेंट टाइप के विंड होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स से पूछे गए हैं, प्लस जितना भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसको हम लोग कवर करते हैं। तो देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ विंड के एक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे गए हैं और इसमें से पहचानना है कि ये 4 ऑप्शन में से कौन सा विंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं जेट स्ट्रीम को। जेट स्ट्रीम क्या होते हैं? जेट स्ट्रीम जो है एक विंड सिस्टम है, विंड ही है जो कि नैरो फॉर्म लेके, है ना, नैरो फॉर्म। और ये अपर लेयर जो होता है, अपर लेयर मतलब ट्रोपोस्फीयर, यहाँ तक कंसीडर कर सकते हो। तो जो है ट्रोपोस्फीयर में जो है एयर सर्कुलेशन करते हैं, फास्ट फ्लोइंग विंड है, इसको हम लोग जेट स्ट्रीम बोलते हैं। क्लियर है? आगे इसके बारे में और डिटेल में है, लेकिन जेट स्ट्रीम को यही समझो कि ये अपर लेवल एयर सर्कुलेशन होता है जो कि फास्ट फ्लोइंग है और ये नैरो होता है। ठीक है, नैरो एरिया में देखने को मिलता है। ये हो गया कौन सा? जेट स्ट्रीम। एक आता है फिर जियोस्ट्रॉफिक विंड। क्या होता है जियोस्ट्रॉफिक विंड? उसे बोलते हैं जो कि रन होते हैं पैरेलल टू आइसोबार। आइसोबार के पैरेलल ये जो है चलते हैं। आइसोबार क्या होता है? जो कि इक्वल प्रेशर को जो डिफाइन करते हैं ना, जहाँ पे इक्वल प्रेशर होता है उसको आइसोबार बोलते हैं। और यही आइसोबार के थ्रू ये जो है जियोस्ट्रॉफिक विंड यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, वहीं से चलते हुए दिखाई देंगे। ये भी अपर एयर सर्कुलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अपर एयर सर्कुलेशन मतलब अपर लेयर में देखने को मिलता है, बेसिकली ये है इसका मीनिंग। फिर एक आता है वेस्टर्ली। वेस्टर्ली जो है इसका डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट है। ये जो है हमें, ये भी विंड ही है, जो ये 60 डिग्री 30 से 60 डिग्री के बीच हमें देखने को मिलता है वेस्टर्ली। वेस्टर्ली कैसे याद रखोगे? वेस्ट से ओरिजिनेट होता है और ईस्ट की तरफ जाते हैं, उसको वेस्टर्ली बोलते हैं। और ईस्टर्ली किसको बोलते हैं? जो कि ईस्ट से ओरिजिनेट होते हैं, वेस्ट की तरफ जाते हैं। ये जो है मोस्टली 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच ईस्टर्ली हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इतना समझ आ गया? ठीक, अब देखो, अब जो है इसमें आओ, ऑप्शन में आओ। दे अकर एट अपर लेवल इन दी एटमॉस्फेयर, ये बोले हैं। दे आर सब्जेक्टेड टू 2 फोर्सेस, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्सेस एंड दी कोरियोलिस फोर्सेस। अब बताओ, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्सेस मतलब क्या हुआ कि प्रेशर के अकॉर्डिंग चलता है, मतलब आइसोबार के अकॉर्डिंग चलता है। समझ आ रहा है? हिंट मिल रहा है?
थर्ड ऑप्शन है कि व्हेन द फोर्सेस बैलेंस एयर मूव इन द राइट टू द प्रेशर ग्रेडियंट पैरेलल टू द आइसोबार। अब तो यहाँ से समझ आ जाना चाहिए, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि है जियोस्ट्रॉफिक विंड, जो कि आइसोबार के पैरेलल चलता है। ठीक है, 33 क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। इसके बारे में पूरा डिटेल में है, वेस्टर्ली किसको बोलते हैं, ईस्टर्ली किसको बोलते हैं, है ना, जेट स्ट्रीम क्या है, जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या है, ये पूरा नोट्स के फॉर्म में है। ठीक है, ये जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे पूरा अपलोड हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 34, वेयर डज पोर्सोलाइजेशन टेक प्लेस। सबसे पहले ये पता हो कि पोर्सोलाइजेशन होता क्या है। पोर्सोलाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे हम सॉइल को फॉर्मेशन करते हैं, सॉइल फॉर्मेशन का एक प्रोसेस है। इससे क्या होता है कि जो सॉइल है, सॉइल सरफेस से जितना भी मिनरल है, जितना भी हाई रिच न्यूट्रिएंट है, इसको क्या है ड्यू टू एसिडिक कंडीशन, एसिडिक की वजह से, एसिडिक कंडीशन की वजह से क्या होते हैं, सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पूरा यहाँ पे लीचिंग देखने को मिलता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्सोल बोलते हैं या फिर पोर्सोलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये पूछें कि कहाँ टेक प्लेस करते हैं, तो देखो इसके लिए कुछ जो है रूल्स नहीं बोलना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये जो है एसिडिक है, लो पीएच वैल्यू होना चाहिए, लो फर्टिलिटी, है ना, हाई कलर टॉप सॉइल, डिस्टिंक्ट लेयरिंग, इस या फिर टेक्सटाइल, ये कैरेक्टरिस्टिक मिलता है पोर्सोल का। ठीक है, अच्छा ये समझने के बाद देखो कि कहाँ पे ये हमें देखने को मिलता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रीजन इन हाई मिडिल लैटिट्यूड। हाई मिडिल लैटिट्यूड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अब हाई मिडिल लैटिट्यूड में एसिडिक कंडीशन भी देखने को मिलता है, लो फर्टिलिटी हो गया, है ना, फिर लाइट कलर टॉप सॉइल हो गया, डिस्टिंक्ट लेयरिंग है, टेक्सटाइल है, टेक्सचर है, ये सब चीज़ जो है पोर्सोलाइजेशन या फिर हाई मिडिल लैटिट्यूड है वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, हाई मिडिल लैटिट्यूड मतलब कौन सा एरिया, जैसे ये अर्थ हो गया तो ये हम ऊपर सबसे ऊपरी लेयर को जो है कंसीडर कर सकते हैं हाई मिडिल लैटिट्यूड। ठीक है, तो 34 का आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, 35 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू नेबुला हाइपोथेसिस फॉर द ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम इज करेक्ट। तो ये हाइपोथेसिस से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखो ये जो नेबुला हाइपोथेसिस है, इसे इमनुअल कांत जो है 19 नहीं, इसे जो है 1755 में प्रपोज किए गए थे। है क्या नेबुला हाइपोथेसिस, देखो प्रेजेंट डे हम लोग जो है सन देख रहे हैं, मून देख रहे हैं, है ना, अर्थ पूरा प्लानेट देख रहे हैं, ये पूरा एक टीनी पार्टिकल के फॉर्म में थे। ठीक है, टीनी पार्टिकल के फॉर्म में थे। तो टीनी पार्टिकल के फॉर्म में थे, तो क्या है जैसे जैसे सिचुएशन आगे चले गए, है ना, आगे जैसे सिचुएशन टाइम जो है बीतते गया, तो ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ये कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट किए। कॉन्ट्रैक्ट हुए तो बहुत ज़्यादा इसमें प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हुए, डेंसिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुए। तो एक समय बाद क्या हुआ कि पूरा एक्सप्लोजिव हो गए। ठीक है, जो यहाँ पे प्लानेट है ना, टेम्परेचर है, इसको हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, इसको हम लोग नेबुला बोल रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग नेबुला बोल रहे हैं। तो एक टाइम पीरियड के बाद क्या है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने के साथ, इतना ज़्यादा डेंसिटी होने के साथ, प्रेशर होने के बावजूद ये क्या है, एक समय बाद पूरा एक्सप्लोजिव हो गए। और जब ये एक्सप्लोजिव हुए तो कहीं पे सन का फॉर्मेशन देखने को मिला, है ना, इसी से जो है मून देखने को मिले, इमर्जेंस हुआ, फिर जितना भी 8 प्लानेट हैं, प्लानेट देखने को मिले, फिर जितना भी एस्ट्रॉइड है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक मेजरिंग है, ये अलग चीज़ है, तो जितना भी एस्ट्रॉइड बेल्ट हो गए, ये सब चीज़ का फॉर्मेशन देखने को मिला है। ये बोले हैं नेबुला हाइपोथेसिस में। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन, the initiation of the nebula hypothesis can be considered as a diffuse roughly spherical slowly rotating expanding nebula। इसमें जो है expanding का कहीं बात नहीं किया है। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड ना, which one of the following statement, यहाँ पे ये पूछे कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सपांडिंग है, एक्सपांडिंग का टर्म यहाँ पे यूज ही नहीं किया है। ये एक्सपांड थोड़ा हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बोले हैं। एक्सपांड होगा तो कैसे ये जो है विस्फोट होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो जोर से विस्फोट होगा। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। बी ऑप्शन है कि एज अ रिजल्ट ऑफ रोटेशन एंड द एक्सपांसन अ डिस्क इज अ फॉर्म विथ मैटर कंसंट्रेटेड इन द सेंटर। यहाँ पे रोटेशन नहीं, यहाँ पे ग्रेविटेशन बोले हैं। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्सेस की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हुए हैं। क्लियर, बी ऑप्शन गलत है।
सी है कि एक्सपांसन कंटिन्यू विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटोसन। प्रोटोसन मतलब बाहरी लेयर को बोलते हैं सन का। प्रोटोसन एंड द रिंग ऑफ द मटेरियल आर लिफ्ट बिहाइंड। एक्सपांसन कंटिन्यू विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोसन। प्रोटोसन के बाद एक्सपांसन, ये बिग बैंग थ्योरी बोलता है। ठीक है, एक्सपांसन है, यूनिवर्स एक्सपांसन हो रहा है, अभी भी एक्सपांड हो रहा है, ये बिग बैंग थ्योरी बोलता है। ये थ्योरी इसका बारे में बात ही नहीं की है। ठीक है, डी ऑप्शन है कि द मटेरियल इन द रिंग गेट कंडेंस एंड फॉर्म द प्लैनेट थ्रू रिवॉल्व इन ऑर्बिट अराउंड द सन। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें जो है डी ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। क्लियर है क्या? चलो, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, जो बताया हूँ नोट्स यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ इट इज़ अ 31 दिसंबर 2023 इन न्यूजीलैंड एट द सेम टाइम व्हाट विल बी डेट इन दी हवाइन आइलैंड एंड अलास्का। ये क्वेश्चन पूछे हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई माइनस मल्टीप्लाई ये सब करने का ज़रूरत नहीं है। जस्ट यहाँ पे अपने को लॉजिक बस लगाना है और आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो, हमें अभी जो है रिसेंटली डिस्कस किया है इंटरनेशनल टाइम जोन का। ठीक है, क्या होता है? देखो, ये हो गया 0 डिग्री, 0 डिग्री ना बोल के ये हम लोग स्टैंडर्ड टाइम जोन IST इसको कंसिडर करते हैं। और जब हम लोग वेस्ट की साइड जाते हैं तो हमें इंक्रीजिंग देखने को मिलता है, और जब हम लोग ईस्ट के साइड जाते हैं तो निगेटिव देखने को मिलता है। मतलब वेस्ट साइड जाओगे तो एक दिन बढ़ जाएगा, ईस्ट साइड जाओगे तो एक दिन यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे है न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड कहाँ पे है? इधर इस साइड जो है हमें न्यूजीलैंड देखने को मिलता है। ठीक है, फिर यहाँ पे बात की हवाई आइलैंड और अलास्का। अलास्का ये साइड मिलेगा ईस्टर्न साइड में, और हवाईयन आइलैंड भी यही साइड देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इफ़ इट इज़ अ 31 दिसंबर 2023 इन न्यूजीलैंड, ये जो न्यूजीलैंड है यहाँ पे 31 दिसंबर बताए हैं, 31 दिसंबर 2023। तो हम वेस्ट साइड हैं तो 31 दिसंबर 2023 आया। अब यही चीज़ हम ईस्ट साइड जाएंगे तो एक दिन कम होगा, बी ऑप्शन आएगा। एक दिन कम होगा तो 30 दिसंबर 2023 आएगा। और ख़ुद सोचो कि जो अलास्का है और ये जो हवाईयन आइलैंड है ये पूरा अमेरिका का ही पार्ट है, अमेरिका में ही मिलता है, नदर्न अमेरिका में। तो ये तो दोनों जो हैं अलास्का और ये जो हवाईयन आइलैंड है ये तो ईस्टर्न साइड पड़ता है, और प्लस दोनों नॉर्थ अमेरिका में ही देखने को मिलेगा, तो एक दिन यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, तो वही पूछे हैं कि जो अलास्का है और हवाईयन आइलैंड है इसमें कौन सा डेट आएगा, तो दोनों का डेट यहाँ पे 30 दिसंबर 2023 आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे 31 है वेस्टर्न साइड, क्योंकि आगे होता है, वेस्ट जो है आगे होता है और ईस्ट जो है माइनस होता है एक दिन का, तो इसको जस्ट एक दिन पीछे कर दो, दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है क्या? समझ आ गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। 37 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू हेलस्टॉर्म्स इज नॉट करेक्ट। कौन सा हेलस्टॉर्म से रिलेटेड गलत है ये बताना है। तो देखो यहाँ पे हेलस्टॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। हेलस्टॉर्म का मतलब होता है सॉलिड प्रेसिपिटेशन, जो बारिश होता है नॉर्मली है ना वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में, वो रेनफॉल हो गया, तो रेनफॉल ही है लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में होता है, जिसे हम लोग सॉलिड प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। जैसे कि आईसी फॉर्म में हो गया है ना, आईसी बॉल के फॉर्म में हो गया, लम्स के फॉर्म में हो गया, इस तरीके से क्या है हेलस्टॉर्म होता है। ठीक है, जो कि आईसी पार्टिकल के फॉर्म में बरसते हैं। उसी के बेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है कि देयर फॉर्मेशन यूजुअली अकर ड्यूरिंग द मानसून सीजन। ये बोले हैं मानसून सीजन में अकर होते हैं, ये ऑप्शन गलत है। मानसून नहीं, ये समर सीजन में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसके लिए स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट की ज़रूरत है। ठीक है, जितना ज़्यादा करंट होगा, करंट का मतलब यहाँ पे ओशन करंट का बात कर रहा हूँ, उतना ज़्यादा यहाँ पे इवापोरेशन होंगे। तो बहुत ज़्यादा जब इवापोरेशन होंगे तो जाके कंडेंसेशन होंगे, कंडेंसेशन के बाद ये सॉलिड वाटर ड्रॉपलेट है उसके फॉर्मेशन आएगा। ठीक है, तो इसके लिए समर सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि लिंकेजेस है ना, समर सीजन होगा तो स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट बहेंगे, उसी के थ्रू इवापोरेशन होगा। पहला ऑप्शन गलत है, मतलब नॉट करेक्ट पूछे तो पहले ही ऑप्शन सही है। फिर बाकी ऑप्शन अगर हट के थोड़ा अगर समझे हेलस्टॉर्म के बारे में तो तीनों ऑप्शन सही हैं। जैसे कि दे आर एसोसिएटेड विथ डेंस क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, ये ऑप्शन सही है।
ठीक है। बाकी ऑप्शन जो दिए हैं ये ऑप्शन भी सही हैं, लेकिन यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछे हैं तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, 37 का आंसर समझ आया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ओशन करंट के बेस में है। अब ओशन करंट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है वार्म ओशन करंट और एक होता है कोल्ड ओशन करंट। इसके बारे में आई थिंक प्रीवियसली जब क्लास किए थे 2023 में, वहाँ पे बताया था कि कोल्ड करंट क्यों बहता है, वार्म करंट क्यों बहता है और इसका रीज़न क्या है। एक बार थोड़ा ब्रीफली मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये अर्थ हो गया और ये सन है। अर्थ को दो भाग में डिवाइड करते हैं जिसे हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, और इक्वेटर एग्जाम्पल है ग्रेट सर्कल का। ठीक है, तो देखो अर्थ का जो है डायरेक्टली रेडिएशन इक्वेटर हो गया, थोड़ा ट्रॉपिकल एरिया है ना, यहाँ पे जो है पड़ता है, इक्वेटर में पड़ते हैं। तो इक्वेटर में आ रहे हैं, इक्वेटर में डायरेक्टली रेडिएशन पड़ रहा है तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ओशियन का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ओशियन का जब मूवमेंट होगा तो वार्म करंट के फॉर्म में मूवमेंट होगा। ठीक है, अब सेम कंडीशन लो पोलर एरिया में। अब पोलर एरिया में सन का रेडिएशन डायरेक्टली जाएगा नहीं, तो उतने ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, और टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो ओशियन जितना भी है वहाँ पे पूरा कोल्डर देखने को मिलेगा। तो जितना भी पोलर एरिया से जो करंट क्या बोल सकते हैं, जो करंट उत्पन्न होता है या फिर इमर्ज होते हैं उसको कोल्ड ओशन करंट बोलते हैं, और जो इक्वेटर से ओरिजिनेट होते हैं इसको हम लोग वार्म करंट बोलते हैं। तो जस्ट यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ का ये है, जो कोल्ड करंट है, वार्म करंट है, जो एग्जांपल दिए हैं ये कौन से ओशन से बिलोंग करते हैं ये बताना है। तो देखो जो कुरोशियो करंट है ये जो है पैसिफिक ओशन का है, क्लियर है। फिर जो एगुल्हास करंट है ये पड़ता है इंडियन ओशन में। फिर ईस्ट विंड ड्रिफ्ट है ये अंटार्कटिक ओशन है, यहाँ पे होता है, इसका मतलब ड्रिफ्ट देखने को मिलता है। फिर एटलीस्ट जो करंट है ये अटलांटिक ओशन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बाकी जो है और इम्पॉर्टेंट ओशन करंट यहाँ पे लिखा गया है, जैसे कैलिफोर्निया करंट हो गया है, हम्बोल्ड या फिर पेरू करंट हो गया है, जो कि कोल्ड करंट का एग्जाम्पल है। सेम जो है वार्म करंट भी है, इसको एक बार रीड करोगे और पता होना चाहिए। इसको प्रिपेयर करने का मस्ट तरीका है कि एक फिजिकल ज्योग्राफी के मैप है उसमें थोड़ा इमेजिन करो, है ना, मैप बेस्ड है ये, तो मैप से प्रिपेयर करोगे तो ज़्यादा इजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस। तो इसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन है, एक बार अपने लेवल में ट्राई करो। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले ये समझो कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट का यूज़ हुआ है नेट रेडिएशन। नेट रेडिएशन का मतलब है जैसे कि सन से प्रकाश आ रहा है अर्थ में, तो जितना प्रकाश आ रहा है उतना प्रकाश जाना भी चाहिए, मतलब दोनों का यहाँ पे बैलेंस चाहिए, और इसी बैलेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि द टेम्परेचर ऑफ अ सरफेस इज डिटरमाइंड बाई नेट रेडिएशन। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो जब प्रकाश आता है सन से तो ऐसा नहीं है कि पूरा 100% यहाँ पे अर्थ में ही पहुँचे, नहीं, बाकी जितना भी अपर एटमॉस्फेयर में जैसे कि वाटर ड्रॉपलेट हो गया, पार्टिकल है, तो ये सब जो है कुछ रेडिएशन को डायरेक्टली वापस भेज देते हैं, तो पूरा अर्थ सरफेस में नहीं आता है। क्लियर है, तो देखो अर्थ में आया, ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि टेम्परेचर ऑफ सरफेस इज डिटरमाइंड बाई नेट रेडिएशन, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जितना रेडिएशन आ रहे हैं उतना जा रहे हैं। अगर सपोज करो ज़्यादा रेडिएशन आ गया लेकिन उतना गया नहीं, तो इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं। तो यही तो बोला है कि डिटर्मिनेशन करते हैं क्या कि नहीं करते हैं, कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एट प्रेजेंट एग्जांपल ले सकते हो ग्रीन हाउस गैसेस का, जितना आ रहा है लेकिन उतना जा भी तो नहीं रहा है ना, ट्रैप हो जा रहा है, तो इसको ग्रीन हाउस गैसेस जो बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है कि नेट रेडिएशन प्रोड्यूस अ रेडिएंट एनर्जी फ्लो दैट कैन हीट और कूलिंग अर्थ सरफेस। एग्जाम्पल देख सकते हो कंडक्शन का, कन्वेक्शन का। ठीक है, तो नेट रेडिएशन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं रेडिएट एनर्जी के फॉर्म में, वो फ्लो होता है ना, ये फ्लो होता है जो कि हीट और कूलिंग का यहाँ पे हमें जो है एहसास होता है। सेकेंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट है कि नेट रेडिएशन बैलेंस इज यूजुअली पॉजिटिव होता है डे टाइम, इसीलिए डे टाइम में हमें गर्मी का एहसास होता है, और निगेटिव होता है नाइट में, जिससे हमें थोड़ा ठंडक का एहसास होता है। थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। सॉइल सरफेस लॉस एनर्जी एज अ टेम्परेचर इंक्रीज ड्यूरिंग द डे टाइम। सॉइल सरफेस लॉस एनर्जी नहीं, यहाँ पे गेन एनर्जी होना चाहिए,
जैसे कि ह्यूमन को टेम्परेचर की ज़रूरत है, मतलब प्रकाश की ज़रूरत है। सेम जो है सॉइल को भी तो टेम्परेचर की ज़रूरत है, प्रकाश की ज़रूरत है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे गलत है। 1 2 3 तीनों ऑप्शन बस सही हैं। जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन यहाँ पे गलत है। क्लियर? 42 समझ आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है जस्ट मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैप में विजुलाइज कर पाओ या फिर पता हो तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इसमें पूछे हैं कि विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। देखो सबसे पहले अरेबियन पेनिनसुला ये कवर करो, किसको बोलते हैं। देखो लोकेशन देखो, ये पूरा एशिया हो गया है ना, ये अरेबियन सी है। तो अरेबियन सी से जो ये इस एरिया को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला कंसीडर करते हैं ये पूरे एरिया को। ये बहुत सारे कंट्री में डिवाइड है, जैसे कि ओमान है इसमें, है ना, येमेन है, कुवैत है। इस तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री है, यूएई है, ठीक है। तो कौन सा इसमें पार्ट नहीं है, तो जो लीबिया है ये इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। अरेबियन पेनिनसुला समझ आ गया है ना। चलो नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू साउथ कोस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखो सबसे पहले इसका लोकेशन कवर करो। हमें पूछे वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो ये ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन है, ऑस्ट्रेलिया का मैप है। तो इस एरिया के बारे में हमें पूछे गए हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि इट इज़ सिचुएटेड अलॉन्ग द इंडियन ओशियन, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये इंडियन ओशियन में सिचुएटेड है। सेकेंड ऑप्शन है कि इट एक्सपीरियंस रैन ड्यूरिंग इट्स विंटर मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी, ये ऑप्शन गलत है। जो है रैन का एक्सपीरियंस यहाँ पे दिसंबर और जो जनवरी मंथ है यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि दिसंबर और जनवरी जो है विंटर सीजन का मंथ है, ठीक है। विंटर है तो विंटर में रैन कैसे आएगा, ये भी थोड़ा लॉजिक है। देखो कहीं जगह मिलता है, वो एक्सेप्शन है, लेकिन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो पहला ही ऑप्शन बस इसमें सही है। क्लियर है? तो ए इज़ यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो ये तो रहा पूरा फिजिकल ज्योग्राफी का PYQ जो कि 2024 में पूछे गए थे। पूरा डिटेल सॉल्यूशन के साथ हम लोगों ने इसको कवर किए। इसका नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो इसका स्लाइड है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।